गुड आफ्टरनून। आज हम लोग, जैसा कि ब्लैक बोर्ड पे हमने, ग्रीन बोर्ड पे हमने लिख रखा है टाइम डायलेशन, और ब्रैकेट में लिखा है रिलेटिविटी ऑफ टाइम। एक्चुअली ये प्रॉब्लम फिजिसिस्ट के माइंड में मैकेनिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से फिजिकल वर्ल्ड और उसकी एक्टिविटी से रिलेटेड हमेशा चलती रही है। एब्सोल्यूट स्पेस, एब्सोल्यूट टाइम की जो थ्योरी थी न्यूटन के द्वारा दी गई, वो फेल हो गई। माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट के नेगेटिव रिजल्ट्स को एक्सप्लेन करने के दौरान आइंस्टीन के पोस्टुलेट्स ऑफ थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के आने के बाद, और उसके बाद आपने लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशंस को पढ़ा, जिसमें आपने जो कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स वाई जेड और टी को ट्रांसफॉर्म करके देखा रिलेटिव सेंस में। हमने इन्वर्स लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशंस भी पढ़ा, जो सिंपलेस्ट केस एक्स एक्सिस के अलोंग हम एस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस को मूव कराते हैं, उसको लेके सारी हम मैथमेटिक्स, थ्योरेटिकल मैथमेटिक्स डील कर रहे हैं। वैसे हमने जनरल केस में भी क्या स्थितियां हो सकती हैं, इसको भी डिस्कस किया था। जैसा कि हमने लेंथ कॉन्ट्रैक्शन के केस में या रिलेटिविटी ऑफ स्पेस के केस में दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस कंसीडर किए थे, यहाँ भी हमको वही करने होंगे। भले ही बुक में फिगर ना बना हो, आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से फिगर जरूर बनाना है, और फिगर नहीं होगा, यू हैव टू कंसीडर टू फ्रेम्स एस एंड एस एस। The coordinates are represented as for s, x, y and z. For s dash, x dash, y dash and z dash. Origins are O and O dash. This is frame S and this is S dash. Let us consider the frame S dash is moving with velocity v along positive direction of x axis, as usually we consider. An observer has a clock, और इस क्लॉक में वो दो बार टाइम नोट करता है, T1 और T2, जैसा कि हम लोग करते हैं। चूंकि मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस डैश का वो ऑब्जर्वर है, तो हमने उसको डैश या प्राइम से डिनोट कर रखा है। तो उसके द्वारा दो इवेंट्स के जो टाइम इंटरवल थे वो T1 डैश और T2 डैश, ये हमने कहा। तो जो इंटरवल ऑफ टाइम होगा इसके लिए वो T2 डैश माइनस T1 डैश है। चूंकि घड़ी या क्लॉक इसी के पास है, तो हमने इसको इंटरवल को T0 से रिप्रेजेंट कर दिया। एक ऑब्जर्वर यहां भी था, ये भी ऑब्जर्व कर रहा था कि ये दो टाइम नोट कर रहा है, T1 और T2 फॉर ऑब्जर्वर ए, O for observer O. The times recorded are T1 and T2. To record that interval between the two times, we can denote it as T equal to T2 minus T1. नोटेशन आप समझ गए होंगे। हमने क्लॉक को मूविंग ऑब्जर्वर के साथ कंसीडर किया है। ऑब्जर्वर, मूविंग ऑब्जर्वर भी
नोट कर रहा है टाइम इंटरवल को, और जो रेस्ट में ऑब्जर्वर वो है वो भी इंटरवल को नोट कर रहा है। इसको जो दिखाई दे रहा है, अगर हम इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन से, ये अपने आप को रेस्ट में मानेगा, जो मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस है उसके हिसाब से ये माइनस v वेलोसिटी से अगर वो अपने आप को रेस्ट में मान के चल रहा है, तो ये ऑब्जर्वर O को देख रहा होगा कि माइनस v वेलोसिटी से या v वेलोसिटी से निगेटिव x एक्सिस के अलोंग चल रहा है। तो इसको क्या दिखाई दे रहा है, हम नोट कर सकते हैं। इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन से t को नोट करते हैं, t इक्वल टू टी डैश में इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन यूजिंग इनवर्स Lorentz transformations we can write the relation between the two times recorded by both the observers। ये हम लिख सकते हैं। देखिए, जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, अगर कोई ये भाषा अच्छी लगे तो आप चेंज कर लीजिएगा। वैसे नोट्स में जो भाषा लिखी है उसी के हिसाब से भी आप मतलब लिख सकते हैं अपने नोट्स में। तो हमने कहा कि t इक्वल टू टी डैश, सपोज करते हैं जो हमने घड़ी रखी हुई थी वो x डैश कोऑर्डिनेट पे थी और इसके हिसाब से कोऑर्डिनेट x था, एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के हिसाब से। तो आप क्या करेंगे, t डैश प्लस वी एक्स डैश अपॉन सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। दिस इज द ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन टू रिलेट द टू टाइम्स। ये बेसिक इक्वेशन हुई। अब मैं इसको दोबारा नहीं लिखूंगा, हम t1 के लिए इस्तेमाल करेंगे, प्लेस एक ही है x डैश। t2 के लिए हम क्या लिखेंगे, t2 इक्वल टू t2 डैश प्लस वी एक्स डैश अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। नाउ दिस इज इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 तो हमने जो चेंज कर ली है वो रही होगी, ये 2 है, ये 3 है। हालांकि आप इनको इक्वेशन 1, 2 भी कंसीडर कर सकते हैं, और जो हमने चेंज कर दी है वो 3, फिर ये हो जाएगी 4 और ये इक्वेशन हो जाएगी 5। इस तरीके से भी आप यूज कर सकते हो। अब मैं ऊपर वाला जो लिखा था मिटा रहा हूं और मेन हेडिंग भी मिटाई दे रहा हूं। ये टाइम डायलेशन को हम लोग पढ़ रहे हैं, रिलेटिविटी ऑफ टाइम। टाइम का जो है रिलेटिव में क्या वेरिएशन आता है, इंटरवल में क्या वेरिएशन आता है, उसको हम लोग स्टडी कर रहे हैं। तो अब सब्ट्रैक्टिंग द इक्वेशन 4 फ्रॉम इक्वेशन 5, सब्ट्रैक्टिंग द इक्वेशन 4 from 5, equation 5, we have t2 माइनस t1 लेफ्ट हैंड साइड में हो गया, राइट हैंड साइड में वी एक्स डैश अपॉन सी स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा और यहां बचेगा ऊपर सिर्फ t2 डैश माइनस t1 डैश अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर 7 होगा। अब आप यूज कर सकते हो
1 और 2 को जहां t2 डैश माइनस t1 डैश है उसको t0 कह सकते हो और t2 माइनस t1 को t कह सकते हो। तो अब हम लिखते हैं यूजिंग इक्वेशंस 1 एंड 2 इन इक्वेशन 7 यूजिंग इक्वेशंस 1 and 2 in equation 7 we easily have t2 minus t1 is t, this is t naught, t2 dash minus t1 dash upon under root 1 minus v square upon c square. This is equation 8 and the desired equation as you were in need of it. इसी इक्वेशन की हमको जरूरत थी। t जो टाइम इंटरवल है वो रेस्ट वाले का है। रेस्ट वाले को जो टाइम इंटरवल दिखाई दे रहा है वो क्या दे रहा है? ये v अगर है बहुत कुछ तो इसकी वैल्यू कुछ ना कुछ आएगी। हाँ, v इक्वल टू सी आ जाए तो 1 हो जाएगी, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा तो इनफाइनाइट हो जाएगा टाइम। लेकिन ये वैल्यू लेस देन 1 होगी। दिस इज लेस देन 1 जब v है कुछ ना कुछ। बहुत लोअर स्पीड्स के लिए v बाई सी निग्लेजिबल है तब t इक्वल टू टी नॉट हो जाएगा, जो कि हमारा गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन से आता था। लेकिन यहां पे हम बहुत आसानी के साथ कह सकते हैं कि ऑब्वियसली वी नोट दैट आपको नोट्स में लिखी दी भाषा ब्लैक बोर्ड में थोड़ी सी जगह कम होती है तो उतना हम एज सच बुकिश लैंग्वेज नहीं बताना पसंद करता हूँ। जो वीडियो लेक्चर का काम है, जो लिखा हुआ है उसको समझना। बुकिश लैंग्वेज बोलना ये रट्टूफिकेशन है। अगर नॉलेज है तो अपनी ही लैंग्वेज में बोलना चाहिए जो हमने समझा है। और मैं एज ए स्टूडेंट कभी हुआ करता था तो मुझे कैसे समझ में आएगा मैं अपने हिसाब से समझता हूँ। वैसे ही आप भी एक इंडिविजुअल एंटिटी हैं, आपका भी अपने अपने तरीके से समझने का प्रोग्राम चलता है, तो उसके अनुसार अपने आप को समझने की कोशिश करिए। ऑब्जर्वर पूरा नहीं लिखा है यहाँ पर। तो t इज ग्रेटर देन t नॉट, ये आ रहा है। इसका मतलब है कि मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस वाले का जो टाइम इंटरवल है उसके तुलना में रेस्ट वाले को टाइम इंटरवल ज्यादा दिखाई देता है। जैसा हमने लेंथ कॉन्ट्रैक्शन में बताया था कि वाइस वर्सा होता है कि अगर इसको इसका टाइम बढ़ा हुआ महसूस हो रहा है तो इसको इसका टाइम ये यूज कर सकते हो। इस पर बेस्ड सम्स भी हैं, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। दिस इज टाइम डायलेशन, माने टाइम का बढ़ जाना, टाइम इंटरवल का लेंथन होना, उसका इन्हांस होना, यही टाइम डायलेशन है। यही एक्सप्लेन किया गया है नोट्स में। हमने यही सब आपको दिया था। एक बार फिर मैं इसको समराइज करके जो नोट्स में दिया है उसको पढ़ के सुना रहा हूँ। t इक्वल टू टी नॉट अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। नोट्स में तो हमने 4 इक्वेशन में इसको दिखाया है। आप 4 इक्वेशन में भी कर सकते हैं, लेकिन जो अभी मेरे दिमाग में जो आया कि हम 8 इक्वेशन में भी दिखा सकते हैं, आप दिखा लीजिए। क्लियरली t इज ग्रेटर देन t नॉट। इक्वेशन 8 shows that to an observer stationary in frame as the time interval appears to be dilated, ब्रैकेट में lengthened लिखा है, by a factor 1 minus v square upon c square, 1 by 1 upon 1 divided by 1 minus v square upon c square, that is the moving clock appears to go slow। जिसका टाइम इंटरवल बढ़ा हुआ प्रतीत होता है, मैंने 1 घंटे का टाइम पता चला 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे या 1.5 घंटे उसको रिकॉर्ड हो रहा है। तो जो एब्सोल्यूटनेस है रिलेटिव मोशन में,
वो फेल हो रही है कि टाइम भी एब्सोल्यूट नहीं है। जब भी हम रिलेटिव वे में रिकॉर्ड करते हैं तो वो टाइम इंटरवल डिफरेंट आता है, डिफरेंट आना ही एब्सोल्यूट को काट रहा है। दिस इफेक्ट इज कॉल्ड टाइम डायलेशन। This effect is also reciprocal, that is when the observer in S dash looks at the clock in S, माने O dash O को देखेगा तो इसके टाइम इंटरवल को बढ़ा हुआ बताएगा। It appears to be running slow as compared to his own. The time interval T naught measured in frame in which the clock is at rest is called proper time. इन्होंने कहा कि जो जिस ऑब्जर्वर के साथ है उसको प्रॉपर टाइम कहा जाएगा, और जो वेरी होके आ रहा है, बढ़ के आ रहा है, उसको कहा जाएगा ये इम्प्रॉपर टाइम। ये प्रॉपर टाइम है, ये प्रॉपर है, ये डिफरेंस, और ये इम्प्रॉपर है। इस नोट्स में जो लिखा हुआ है उसको हमने समझा दिया है। ये सेम चीज मैंने पिछले वीडियो में नहीं बोल पाई थी, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन में हमने दोनों में सिमिलरिटी रखने की कोशिश की है ताकि आप दोनों फैक्ट्स को एक तरीके से समझें, एक तरीके से लर्न करें। तो वहाँ भी प्रॉपर लेंथ, इम्प्रॉपर लेंथ, और वाइस वर्सा उसमें भी था कि जो मूव कर रही है, मूव करने वाले का टाइम हमें बढ़ा हुआ, डायलेटेड या लेंथेंड दिखाई देता है, नोट होता है, जो रेस्ट में होता है उसको दिखाई देता है, या रेस्ट में जो अपने को महसूस करके भले ही रेस्ट में हो उसके रिलेटिव वो मूव करता हुआ दिखाई दे रहा है तो हम यही कहेंगे कि वो मूव कर रहा है, तो उसको भी लेंथेंड और डायलेटेड टाइम नोट होगा। अब इसके कुछ और चीज़ें भी हैं जो सिलेबस में स्पेशली मेंशन्ड भी हैं, उसको भी मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। टाइम डायलेशन को बेसिक तरीके से हमने समझ लिया है। अब आप देखिए, एक होता है ट्विन पैराडॉक्स। ये क्या होता है? बहुत आसान है आपको समझना। अब हम पूरी कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ नहीं बनाएंगे। ये फ्रेम एस है और ये एस डैश है। मैं जो एग्जाम्पल दिया है बुक में राम और श्याम का, आप कोई और एग्जाम्पल भी ले सकते हो। तो हमने कहा कि ए पर्सन है, ये इसमें बी पर्सन है, ये v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, दोनों जुड़वा है, ट्विन है। सपोज करते हैं कि जब हम शुरुआत में रीडिंग नोट कर रहे थे, इसमें ए बैठा हुआ है और इसमें भी बी बैठ गया है, दोनों ट्विंस हैं, ट्विंस ए एंड बी। अब अगर ये रिलेटिव वे में, यानी लाइट की स्पीड को अप्रोच करने वाली स्पीड वाले किसी फ्रेम में है, किसी व्हीकल में है, तो आपने अभी देखा कि जो इसका इंटरवल होगा टी होगा, इसका टी नॉट है। सपोज करते हैं फॉर 2 years वो स्पेस में मोशन में चला जाता है, फॉर 2 year। अब इंटरवल इसको तो 2 साल ही दिखाई देगा, और अब इसकी एज जो हो गई होगी 18 + 2 = 20 years। जबकि इसकी अगर हम v कुछ ले लेते हैं, एग्जाम्पल चलो हम दे देते हैं, 0.8c वेलोसिटी से मूव करता है दूसरा वाला, तो अब उसका टाइम कितना आएगा ये हम लोग देख सकते हैं। इसकी खुद की स्पीड 20 years है, लेकिन b की जो टाइम इंटरवल है उसको हम नोट करेंगे। देखते हैं, t = T0 / √1 - b² / c²। तो हम अगर मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है तो एस डैश ने जो रेस्ट में अपने आप को मान के चल रहा था वही टाइम इंटरवल हुआ था। अगर हम कहें कि ये 2 years था, इसमें कैलकुलेट करते हैं √1 - 0.8c × 0.8c / c × c, ये 2 स्क्वायर कट गए, तो 2/1 - 64 =
2/√1 माइनस 1/√0.36 यानी कि 2/0.6 यानी 20/6 10/3 माने 3.33 ईयर्स। ये जो है डिफरेंस मतलब इंटरवल उसको दूसरे को नोट हो रहा है। तो अब अगर टी नॉट 2 ईयर्स है, दूसरे की 3.33 ईयर्स, यानी एक को दूसरा कितने का दिखाई देगा, कितने का नोट करेगा, वो 20 ईयर्स का होगा, ये 21.3 ईयर्स का होगा। तो ये एक दूसरे को जो नोट हो रहा है, दोनों के टाइम इंटरवल ड्यूरेशन नोट कर रहा है, तो वो डिफरेंट हो रहा है। माने दोनों की सेम एज होने के बावजूद वो डिफरेंट एज के एक दूसरे के द्वारा नोट किए जा रहे हैं। इसी को ट्विन पैराडॉक्स कहा जाता है। अभी तक आपको बहुत मजा नहीं आया होगा कि ये तो सिर्फ नोट करने की वाली बात है, तो इसमें फिजिक्स कहाँ से आ गई। सिर्फ ये भ्रम की बात है कि सिर्फ नोट हो रहा है। एक एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन भी है, वो हम लोग बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा भी जाता है कि एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्से आप समझ लेंगे कि ये फैक्ट ऑफ फिजिकलिटी है, ये थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से समझी जा सकती है। ये हमारी अर्थ है, दिस इज योर अर्थ। अर्थ के करीब 10 किलोमीटर एवरेज में कॉस्मिक रेडिएशन म्यू मेसॉन प्रोड्यूस हो रहे हैं। म्यू मेसॉन्स, ये जो फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं, इनकी लाइफ टाइम बहुत कम होती है। हम ये पता है सब लोगों को, इसकी लाइफ टाइम होती है, लाइफ टाइम ऑफ म्यू मेसॉन, लाइफ टाइम ऑफ म्यू मेसॉन is 2.2 into 10⁻⁻6 सेकेंड की होती है। और उनकी जो स्पीड चलने की है, जो एक्सपेरिमेंटली नोट करी गई है, वो है 2.998 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड। बहुत ज्यादा है स्पीड। इसको इन्होंने कन्वर्ट करके लिखा है इन्होंने 2.998 ना होके 994 है, ठीक है। और इसको इन्होंने कह दिया सी के टर्म्स में लिखा जाए तो 0.998 सी के बराबर है इसकी वेलोसिटी। अब अगर ये इतनी लाइफ टाइम वाला पार्टिकल इतनी स्पीड से चले तो कितनी दूरी तय करेगा, उसके बाद उसको डीके हो जाता है इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉनों में। मतलब कॉस्मिक रेडिएशन में एटमॉस्फेयर के ऊपर ही लगभग 10 किलोमीटर ऊपर अर्थ पे म्यू मेसॉन्स न्यूक्लियर रिएक्शंस के द्वारा क्रिएट होते हैं या प्रोड्यूस होते हैं, और उनकी जो लाइफ टाइम रिकॉर्ड करी गई है वो 2.2 into 10⁻⁻6 सेकेंड है। और उनकी जो स्पीड ऑफ प्रोपेगेशन है कि जो भी प्रोड्यूस होते हैं तो इतनी स्पीड से चलना शुरू कर देते हैं, 2.994 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड से। यानी लाइट की स्पीड के बहुत करीबी स्पीड से चलते हैं, और उसको इन्होंने अप्रोक्सीमेट करके कैलकुलेशन सिंपल बनाने के लिए 0.998 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से ये कर लेते हैं। यही म्यू मेसॉन अपने आप डिके करता है इलेक्ट्रॉन और +2 न्यूट्रॉन्स। मैंने इसकी कहानी प्रोडक्शन के साथ शुरू हुई थी और इतने जल्दी बेचारा अपना रूप बदल के दूसरे पार्टिकल के यानी एक के बजाय 3 में हो गया। हम लोग की तो कहते हैं कि एवरेज ईयर्स 80 साल है या 100 साल है, किसी की 60 साल है,
लेकिन बेचारे न्यूट्रॉनों की म्यू मीसॉन की लाइफ टाइम इतनी ही होती है। साधारण क्लॉक तो उसके लाइफ टाइम को रिकॉर्ड ही नहीं कर पाएगी। हमारी इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी हो गई है कि हम उस टाइम इंटरवल को डिटेक्टर्स के थ्रू डिटेक्ट करते हैं। अब अगर इतनी स्पीड से वो और इतने लाइफ टाइम भर के लिए चलता है तो इसकी जब कैलकुलेशन की है तो कैलकुलेशन आप बुक में करके खुद ही देख लीजिए, यानी 2.994 इंटू 10⁸ जो डिस्टेंस होता है स्पीड इंटू टाइम, उससे हम निकालेंगे टाइम उसकी है इतने ही भर उसके पास चलने के लिए है और कुछ है ही नहीं जीवन में। जैसे हम लोगों को बहुत सारे कर्म करने पड़ते हैं, इसको सिर्फ पैदा होना है और इतनी स्पीड से इतने टाइम भर चलना है और उसके बाद अपना अस्तित्व मिटा देना है। तो -6 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये करीब 600 मीटर के आसपास स्पीड इसकी डिस्टेंस चलने भर की आती है। कैलकुलेट करके इसको देख सकते हैं। लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि ये उतनी ऊंचाई पर पैदा हुए थे, लेकिन यहाँ पे बैठा हुआ जो हमारा लैब में डिटेक्टर लिए बैठा है साइंटिस्ट, उसको यहां भी म्यू मीसॉन डिटेक्ट होते हैं। ये कैसे हो गए? ये बड़ी समस्या थी। हम समझाएं तो कैसे समझें? पहले हम समझ लें तब दूसरे को समझाएं। जब ये थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आ गई, लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन आ गए और टाइम डायलेशन का फंडामेंटल हमारे सामने आ गया, तो टाइम डायलेशन से इसको समझा गया। इन्होंने क्या किया कि जो टाइम जो इंटरवल है, भले ही उसका लाइफ टाइम 2.2 इंटू 10⁻⁶ सेकेंड है, लेकिन उसका टाइम इंटरवल बढ़ जाता है T0/√1 - 1/v² से। इसका लाइफ टाइम 2.2 इंटू 10⁻6 सेकेंड था, √1 - 0.998 c, सीधा लिख देते हैं अपॉन c²। इसका 0.998 इंटू v² हो गया, c² कैंसिल हो गया। जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं और सॉल्व करते हैं तो इसका जो टाइम मतलब लाइफ टाइम है वो इन्हांस होके 3.49 इंटू 10⁻⁵ सेकेंड हो जाता है। कहाँ 2.2 इंटू माने करीब 1.5 गुने से भी ज्यादा उसकी लाइफ बढ़ जाती है, माने दुगने से भी ज्यादा नहीं, 1.5 गुने से ज्यादा। 2.2 का 1.5 गुना 3.3 हुआ। 1.5 गुना नहीं बल्कि 10 का पावर में भी है तो 15 गुना लाइफ उसकी बढ़ जाती है। 15 गुने से भी 16 गुना 17 गुना लाइफ उसकी बढ़ जाती है, लाइफ टाइम। अब उसके हिसाब से अगर टाइम हम निकालेंगे, इसका स्पीड हम नहीं चेंज करेंगे, ये हम आपको धीमे धीमे बताएंगे कि लाइट की स्पीड से ज़्यादा कोई भी स्पीड होती ही नहीं है। तो हम जब इसको कैलकुलेट करेंगे एक्चुअल वैल्यू बाय अप्लाइंग टाइम डायलेशन थ्योरी, तो अब जो है आप जो d0 आप निकालोगे वो निकलेगा वेलोसिटी इज 2.994 इंटू 10⁸ मल्टीप्लाइड बाई ये वेरीड टाइम और डायलेटेड टाइम 3.49 इंटू 10⁻⁵ सेकेंड। तो आप देखेंगे कि ये जो डिस्टेंस है करीब 10.4 किलोमीटर के आसपास आती है। दैट इज वाई द साइंटिस्ट at the earth, sitting at earth, detects the existence of neutrino at earth surface। क्योंकि यहाँ पे हम आर्टिफिशियल न्यूक्लियर रिएक्शन करा के मीसॉन प्रोड्यूस तो करा सकते हैं, लेकिन हम बिना प्रोड्यूस कराए नेचुरल वे में 10 किलोमीटर हाइट पे कॉस्मिक रेडिएशन में ये पार्टिकल्स प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन अर्थ पे भी डिटेक्ट होते हैं। ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया गया है इनका डिटेक्शन। तो यहां पे सबसे ज्यादा मतलब नेचुरल तरीके से एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन हो रहा टाइम डायलेशन का। दिस द डिटेक्शन ऑफ म्यू मीसॉन एट द सरफेस ऑफ अर्थ वेरीफाइज द थ्योरी ऑफ टाइम डायलेशन। उसके बाद बहुत सारे सम्स हैं, ये सम्स हम पढ़ के सुनाते हैं आपकी बुक में।
at what speed a clock keeping correct time should move relative to an observer so that it may seem to lose 1 minute per day. तो इसमें आपको एक दिन में कितने मिनट होते हैं पहले ये बताएं, सॉल्व करना है। एक घड़ी है, इसमें 1 मिनट ही लूज करना है, तो कितने स्पीड से हमारा क्लॉक को चलाया जाए और रेस्ट में उसको रिकॉर्ड किया जाए। तो आप 24 आवर्स मानते हैं और 1 आवर में 60 होता है, तो 24 × 60 1440 मिनट हुए। और 1 मिनट लूज करना है तो क्या होगा, 1339 मिनट, ये टाइम इंटरवल आएगा। अब इसको हम 1 ही मिनट लूज करना है, तो इसमें अब आप लगा देंगे टाइम डायलेशन की थ्योरी को। 1440 ये बढ़ा हुआ टाइम है, ये कम वाला टाइम 1439 है, अपॉन √1 - v² / c²। इसको आप इधर लाओगे √1 - v² / c² को, तो ये 1439 डिवाइडेड बाई 40 होगा। इसका स्क्वायर कर दीजिए, v² / c² होगा 1 - 1439 अपॉन 1440 होल स्क्वायर, c² यहाँ पे आ जाएगा, v = √30 होगा। ये सॉल्व करोगे तो ये सॉल्व करने पे 1.12 × 10⁻7 मीटर पर सेकेंड स्पीड कैलकुलेट हो गया है। हालांकि आप देख रहे हैं कि मात्र 1 मिनट के लिए इतनी स्पीड से चलाना पड़ रहा है। तो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बहुत ज़्यादा स्पीड्स के लिए ही एप्लीकेबल है और कम स्पीड्स में वो लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन की तरह बिहेव करती है, फिर कोई टाइम इंटरवल में डिफरेंस नहीं होता है। जो रियलाइजेशन न्यूटन के थे वो इतनी स्पीड के लिए नहीं थे, इसलिए वो करेक्ट थे कम स्पीड्स के लिए, लेकिन जब इतनी ज़्यादा स्पीड्स की बात को इंक्लूड किया गया तब उनकी जो है एब्सोल्यूट स्पेस एब्सोल्यूट टाइम की थ्योरी फेल हुई है। इसी तरीके से एक रिस्ट वॉच वाला क्वेश्चन है, आप खुद लगाइएगा। इसी तरीके से एक थर्ड एग्जाम्पल 12 है, इसने कहा कि मीन लाइफ पाई मीसोन की क्या होगी जबकि उसका प्रॉपर लाइफ टाइम, प्रॉपर का मतलब असली वाला 2.5 × 10⁻8 सेकेंड है। हमें चाहिए जो डायलेटेड वाला टाइम है, अगर वो 0.73 स्पीड c की स्पीड से चल रहा है v, तो s में t = t0 अपॉन √1 - v² / c² लगाएंगे। v की जगह पे ये रखेंगे, c² कैंसिल होगा, t0 की जगह पे आप 2.5 × 10⁻8 सेकेंड रखेंगे। जब सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाती है 3.66 × 10⁻8 सेकेंड। इसी तरीके से आप सारे सम्स, नेक्स्ट वाला भी पाई मीसोन का है। इसमें इन्होंने कहा कि पाई मीसोन की प्रॉपर मीन लाइफ टाइम, सॉरी ये तो मैंने बता ही दिया है, यही बताया है। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीसोन हैज़ ए स्पीड ऑफ, इसमें स्पीड दे दी है और उसका डिस्टेंस कितना ट्रेवल है ये आप कर सकते हैं। इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक और है जिसको हम आपके साथ शेयर करना पसंद करेंगे। सिलेबस में सीधे सीधे मेंशन नहीं है, लेकिन आपने देखा होगा कि कई टाइम पे जो हेडिंग नहीं होता है फिर भी जानबूझ के वो दे देते हैं पेपर में। तो 1-2 मिनट में आपको ये समझ में आने वाला है कंसेप्ट, उसको सिर्फ डिस्कस करूंगा और कुछ नहीं करूंगा। एक कॉमन लैंग्वेज बोली जाती है रिलेटिविटी ऑफ साइमल्टेनिटी, रिलेटिविटी ऑफ साइमल्टेनिटी, ठीक है। अब इसमें क्या है कि हमने 2 फ्रेम ऑफ रेफरेंस लिए,
इसमें हमने दो पॉइंट्स ले लिए P1 और P2, इसके कोऑर्डिनेट्स x1 y1 z1 t1 और इसके हिसाब से x2 y2 z2 एंड t2 ये ले लिए हमने। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस डैश वाला कुछ और रिकॉर्ड करेगा। वो करेगा x1 डैश y1 डैश z1 डैश t1 डैश, इसी तरीके से x2 डैश y2 डैश z2 डैश t2 डैश। लेकिन अगर ये पॉइंट एक साथ देखे जा रहे हैं, बहुत सेपरेशन नहीं है, एक ही टाइम पे है, तो हम टाइम t1 t2 ना करके हम इनको साइमल्टेनियसली एक साथ मेजर कर रहे हैं। तो t यहाँ पे नोट किया जा रहा है, यहाँ पर t डैश नोट किया जा रहा है। बस प्लेस का है, एक ही साथ दोनों को देख रहे हैं, एक ही टाइम पे देख रहे हैं। एक ही टाइम पे P1 P2 को S वाला ऑब्जर्वर O डैश भी देख रहा है और ऑब्जर्वर O भी देख रहा है। तो इसमें देखिए क्या साइमल्टेनिटी में लिखा है, मैं पढ़ के सुनाई दे रहा हूं। इन न्यूटोनियन मैकेनिक्स टाइम इज एज्यूम टू बी एब्सोल्यूट, t इक्वल टू t डैश होता है, दैट इज द सेम टाइम स्केल applies to all inertial frames. It leads to the concept of absolute simultaneity. That is, events are considered to be simultaneous occurring at the same time in all inertial systems. माने अगर अलग अलग inertial systems आप लेते हो, चाहे वो रेस्ट वाला हो चाहे वो मूविंग वाला हो, दोनों में एक ही टाइम दिखाई देगा। In the theory of relativity, the time intervals are not the same for two observers in relative motion. माने रिलेटिव मोशन में दोनों के लिए टाइम इंटरवल्स डिफरेंट होते हैं, जैसा कि अभी आपने देखा है टाइम डायलेशन में। लेट टू इवेंट्स एक्सप्लोजन ऑफ टाइम बम्स, हम ही कह दें कि भाई बम हुए, अकर से टू डिफरेंट प्लेसेस x1 एंड x2, दो घटनाएं हुई x1 पे और x2 पे। हम y की बात ही ना करें, क्योंकि हम एक ही डायरेक्शन में बात करते हैं तो और ज़्यादा समझ में आएगा। x1 और x2 दो जगह पे था, दोनों का टाइम एक ही था, एक ही घटना हुई दोनों के साथ जगह। तो अब क्या हुआ इन जनरल, तो अब क्या कहता है, सिचुएशन इज नॉट द सेम फॉर द अदर ऑब्जर्वर, कहें कि अलग अलग होगी। अगर हम इसके हिसाब से कहें, यहाँ पे जो है t1 होगा, यहाँ पे नोट t कर रहा है और इधर वाला t नोट कर रहा है, रेस्ट वाला भी नोट कर रहा है ना। इसके हम x1 डैश और x2 डैश कह देते हैं, और यहाँ पे हम कह देते हैं ये t डैश की जगह t कहते हैं। हमने दो ले लिए, एक यहाँ पे t और यहाँ t डैश। ठीक, ये t डैश नहीं बल्कि t एंड t नॉट। तो हम इसमें इन्होंने इसमें t1 और t2 लगा दिए हैं। एट x1 इज t1 और इस वाले में t1 डैश t नॉट एक ही साथ इन्होंने नोट किया है। यहाँ इसने ऑब्जर्वर ने एक ही टाइम t नॉट नोट किया है और इसने जो है t1 और t2 नोट किए हैं। ये है t1 डैश इक्वल टू t नॉट माइनस vx अपॉन c स्क्वायर, vx1 अपॉन c स्क्वायर अपॉन √1 माइनस b स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। इसी की तरीके से t2 डैश आया t नॉट माइनस vx2 अपॉन c स्क्वायर अपॉन √1 माइनस b स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। अब अगर हम ये कहें कि t2 डैश माइनस t1 डैश कितना आएगा, ये तो नोट एक ही है, ये तो कट जाएंगे। यहाँ लेकिन vx1 है, यहाँ vx2 है, इनका जब डिफरेंस करेंगे तो x1 माइनस x2 करोगे, उल्टा हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा, तो x1 माइनस x2 एक ब्रैकेट में आएगा और इनका भी डिफरेंस हम
इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है ये हम देख लेते हैं, अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर इस तरीके से। और ये जो x1 माइनस x2 वी अपॉन सी स्क्वायर से मल्टीप्लाइड रहेगा, क्योंकि वी एक्स अपॉन सी स्क्वायर है, वी अपॉन सी स्क्वायर को हमने कॉमन बाहर निकाल दिया, अंदर x1 माइनस x2। ये रिलेटिविटी और साइमल्टेनिटी है। तो thus the two events which seem to take place simultaneously to one observer are separated by another observer by a time interval। माने कहने का मतलब है कि ये एक बम को एक ही बार देख रहा है, कोई डिफरेंस नहीं देख रहा है, एक ही टाइम टी नॉट नोट कर रहा है। दूसरी तरफ वन ऑब्जर्वर इज ऑब्जर्विंग ओनली वन टाइम टी नॉट, जब बल्कि दूसरा जो ऑब्जर्वर है वो सिर्फ जो है इंटरवल टी डिफरेंस t2 माइनस t1 नोट कर रहा है, जिसको हमने x1 माइनस x2 वी अपॉन सी स्क्वायर, जो दो प्लेसेस हैं उनका डिफरेंस नोट कर रहा है। ये रिलेटिविटी ऑफ साइमल्टेनिटी है। आप सभी जो भी हमने टॉपिक्स कराए हैं, चाहे वो माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट के हों, चाहे वो लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन के हों, चाहे लेंथ कॉन्ट्रैक्शन के हों, चाहे टाइम डायलेशन के हों, इन सब को आप लगाते रहिए और इस सब्जेक्ट को चिंतन करके, मनन करके, थॉट्स में लाके समझने की कोशिश करेंगे तो बहुत आसान लगेगा और फिर आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। हंसते हंसते आप एग्ज़ाम में के लिए तैयारी करेंगे, जो भी एग्ज़ाम में आएगा उसको अच्छे से सॉल्व करके आएंगे। थैंक यू वेरी मच।